नमस्कार साथियों, मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी साथियों का अभिनव क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब अब तक संविधान सभा पढ़ चुके हैं और अब हमने स्टार्ट किया था, कल एक सेशन हमने किया था प्रस्तावना को लेकर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात हमने की थी और प्रस्तावना के इस दूसरे सेशन में मैं आपके सामने हूं और सेकंड सेशन में आज हम बात करने वाले हैं। कल जो हमने फिनिश किया था, हमने दोस्तों कल फिनिश किया था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यहां से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। हमने कल वो पांचों शब्दों की व्याख्या देख ली थी। कौन से पांचों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आज मैं उसके आगे बात करना चाहता हूं। पहला वीडियो, पहला सेशन आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब सेकंड सेशन में आप सब ध्यान से देखिएगा, लगभग प्रस्तावना को हम इसमें समेट लेंगे और कुछ बचा तो इसके ऊपर एक सेशन अपन और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा सामने। अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वह स्टार्ट करने जा रहा हूं तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, ध्यान देना भाई, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। ध्यान दीजिए भाई, राजनीतिक न्याय आपके सामने जो है वो न्याय की अवधारणा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार का न्याय है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, एक तो सामाजिक, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। प्रश्न कैसे निकलेगा? प्रश्न यहां से दो प्रकार से निकल सकता है। कैसे कैसे? एक तो पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की अवधारणा उल्लेखित है। 3 प्रकार की, और वो 3 प्रकार कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। आपको जहां तक मैं मानता हूं यह बताने की कतई आवश्यकता नहीं होगी कि सामाजिक न्याय क्या होता है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, कोई ऊंच नीच जैसा व्यवहार नहीं होगा, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होगा, सबको गरिमा के साथ जीने का क्या होगा? अधिकार होगा। यह होता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास के लिए संसाधन उपलब्ध होंगे। ऐसा नहीं होगा एक व्यक्ति को तो बहुत सारे संसाधन प्राप्त हैं और एक व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त नहीं है। यह होता है आर्थिक न्याय। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को सत्ता में भागीदारी का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। यह होता है सत्ता में पार्टिसिपेट करना, यह होता है राजनीतिक न्याय। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की जो अवधारणा है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की, और आपके सामने है तीनों प्रकार। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस प्रकार की न्याय की अवधारणा उल्लेखित नहीं है? तो किस प्रकार की नहीं है? तो सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक आ सकता है ऑप्शन में, और भी कोई अलग ऑप्शन आ सकता है। यह आपको ध्यान में रखना है। अब एक नया प्रश्न और है, यहां से ध्यान रखना। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की जो ये प्रस्तावना है और इस प्रस्तावना में जो न्याय की अवधारणा है, ये न्याय की अवधारणा कहां से ली गई है? तो दोस्तों ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा, ध्यान देना, संविधान की प्रस्तावना में बहुत सिंपल से क्वेश्चन है यहां से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा, न्याय की अवधारणा कहां से ली गई है? तो न्याय की अवधारणा ली गई है रूस की क्रांति से। कहां से ली गई है? रूस की क्रांति से ली गई है। रूस की क्रांति से ली गई है। ध्यान देना दोस्तों, कहां से ली गई है? रूस की क्रांति से ली गई है। और ये जो रूस की क्रांति हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। लगे हाथ आपको ये बात भी बता दूं मैं कि रूस की जो क्रांति है ना दोस्तों, ध्यान रखना, इस रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा
कहां से ली गई, और ऑप्शन में आपको रूस की क्रांति ना मिले तो आपको मिलेगा बोल्शेविक क्रांति। क्या मिलेगा? बोल्शेविक क्रांति। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, और रूस की जो एक क्रांति थी ना, इस क्रांति से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा का यह कॉन्सेप्ट ग्रहण किया गया। ध्यान रखना है। मे भी संभावना बनती है आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा कहां से ली गई, और आपको ऑप्शन में रूस की क्रांति ना मिले तो सीधा रूस मिल जाए, अमेरिका मिल जाए, फ्रांस मिल जाए, ब्रिटेन मिल जाए, तो रूस को पिक कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। रूस की क्रांति मिलता है तो पहली प्रायोरिटी पे अपने को रूस की क्रांति को ही पिक करना है। ये ऑप्शन में ना मिले तो आप सेकंड ओपिनियन पे रूस पिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बोल्शेविक क्रांति मिलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज ऑफ बोल्शेविक क्रांति रूस की क्रांति को ही कहते हैं। ऐसे करके 2-3 प्रकार के प्रश्न आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके आगे मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा जरा, 2 चीजें। आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा सिंपल सा, उसके आगे अपन प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ मिलता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। फिर आता है विचार, ध्यान देना भाई, अभिव्यक्ति, विश्वास, बिलीफ, ये तो है स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चलिए, विश्वास, धर्म व उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की है स्वतंत्रता। क्या है भाई? स्वतंत्रता। ध्यान देना, स्वतंत्रता का उल्लेख है तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की हो गई? तो देखिए, एक, कितनी? एक हो गई है, 2, 3, 4 और 5। सीधा प्रश्न बनेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की अवधारणा है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। एक आपसे यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सीधा पूछेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अवधारणा है वो कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। और कौन सी नहीं है? तो ये 5 प्रकार की है, आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए, यहां जो शब्द काम में लिए गए हैं उन शब्दों के बारे में भी बेसिक जानकारी आप सबको होती है। विचार अभिव्यक्ति का मतलब होता है मेरे मन में जो थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, उनको मैं एक्सप्रेस कैसे करूं। उनको जो मैं एक्सप्रेस करता हूं, बोल करके, लिख करके एक्सप्रेस कर सकता हूं, कहानी के माध्यम से, किसी ग्रंथ के माध्यम से कर सकता हूं, किसी मूवी के माध्यम से, किसी डायलॉग के माध्यम से, किसी व्यंग्य के माध्यम से। ये होता है विचार और अभिव्यक्ति। विश्वास, बिलीफ, ध्यान रखना भाई, विश्वास शब्द के लिए प्रस्तावना में अंग्रेजी का बिलीफ शब्द काम में लिया गया। कौन सा? बिलीफ। अब बात करते हैं धर्म। आपको बताने की जरूरत नहीं है, भारत में सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो धर्म की हमें स्वतंत्रता है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मान सकते हैं। उपासना, उपासना का मतलब होता है सामान्य शब्दों में अपना जो पूजा स्थल होता है, हम किसकी उपासना करते हैं। जैसे हिंदू धर्म के जो लोग हैं, सनातन संस्कृति के, वो ईश्वर की उपासना, हम भगवान में विश्वास करते हैं। मुस्लिम संस्कृति के हमारे जो भाई बहन हैं वो अल्लाह को मानते हैं, ठीक है। उसके बाद ईसाइयों की बात करते हैं अपन, वो जो विश्वास करते हैं चर्च में करते हैं। हम सिखों की बात करते हैं तो गुरुद्वारे में वो अपनी आस्था रखते हैं, उपासना करते हैं। तो ये सब चीजों की चर्चा यहां पे की गई है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब आपसे प्रश्न पूछे, भारतीय संविधान की जो ये प्रस्तावना है, इसमें स्वतंत्रता की अवधारणा कहां से ली गई है? तो आपको एक बात बता दूं, न केवल स्वतंत्रता बल्कि एक है समता। 2 प्रकार की है, 2 प्रकार की समता है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा एवं अवसर। ध्यान देना भाई, मैं लगे हाथ इसको भी ले रहा हूं क्योंकि ये एक साथ ही है। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। दोस्तों ध्यान रखना, समता का मतलब होता है समानता। क्या होता है भाई? समानता, इक्वेलिटी। स्वतंत्रता के लिए है लिबर्टी शब्द संविधान की प्रस्तावना में, और समानता के लिए या समता के लिए है इक्वेलिटी शब्द। 2 प्रकार की समता है, एक है प्रतिष्ठा की और एक है अवसर की। प्रतिष्ठा, रेपुटेशन। अवसर की समता, अवसर का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को आगे जाने के समान अवसर मिलेंगे, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, अर्थात समान व्यवहार किया जाएगा। तो स्वतंत्रता, क्षमता, और एक शब्द और मिलेगा आपको प्रस्तावना में, बंधुता, फर्टर्निटी। कौन सा दोस्तों? बंधुता, फर्टर्निटी, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं ब्रदरहुड भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना में जो शब्दावली काम में ली गई है वो है फर्टर्निटी। कौन सी है दोस्तों? फर्टर्निटी। ध्यान रखना, एक विशेष प्रश्न बता रहा हूं,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये स्वतंत्रता 5 प्रकार की, ये 2 प्रकार की, समता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, और ये बंधुता, ये तीनों ही आदर्श, तीनों कौन कौन से, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श कहां से लिए गए हैं, तो याद रहे दोस्तों, ये लिए गए हैं फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से। नोट डाल के मैं लिख रहा हूं, आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है। कई दफा ये प्रश्न बन चुका है, हालांकि आजकल ऐसे प्रश्नों का ट्रेंड कम हो गया है, बहुत कम ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं क्योंकि बार बार ये रिपीट हो चुके हैं पहले काफी बार, लेकिन पूछा जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना में, ध्यान देना भाई, संविधान की प्रस्तावना में, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता, क्या दोस्तों, बंधुता, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड भी बोल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, के आदर्श, ये तीनों ही प्रकार के जो आदर्श हैं, जो ये आइडियोलॉजी है, कहां से अपनाए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से अपनाए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से अपनाए गए हैं, क्रांति से अपनाए गए हैं। ये बात भी दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, अपनाए गए हैं। और आपको बता दूं, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 से 1799 तक। इस फ्रांस की क्रांति से ये जो आदर्श है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के अपनाए गए हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां से भी निकलता है। अब मैं बात करना चाहता हूं आगे। इसके बाद अपन प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए कैसे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा व अवसर की समता को प्राप्त कराने के लिए तथा उसमें निहित व्यक्ति की गरिमा, ध्यान दीजिए भाई, तथा उसमें निहित व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, यूनिटी व अखंडता, इंटीग्रिटी, एकता, यूनिटी और अखंडता को इंटीग्रिटी, तथा उसमें निहित व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। एक एक शब्द पे फोकस कर रहा हूं मैं, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, करने वाली बंधुता, करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो आपको ध्यान देना है, इसमें 3-4 शब्द हैं। एक तो व्यक्ति की गरिमा, मान सम्मान, एक आ रहा है राष्ट्र की एकता व अखंडता, थोड़ा ध्यान देने लायक बात है। एकता का मतलब होता है यूनिटी, अर्थात देश को एकता के सूत्र में बांध के रखना। अखंडता, इंटीग्रिटी, एक बहुत गजब की बात बता रहा हूं, जो अखंडता शब्द है ना, वो जब प्रस्तावना, मूल प्रस्तावना थी उसमें नहीं था। ध्यान रखना दोस्तों, 3 शब्द ऐसे हैं आज की प्रस्तावना में, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता, जो तीनों के तीनों ही जो मूल प्रस्तावना थी उसमें सम्मिलित नहीं थे, बल्कि ये बाद में जोड़े गए थे। और कब जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। कौन से के तहत, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 77, जानबूझ के बोल रहा हूं मैं 76, 77, ध्यान दीजिएगा, मैं जानबूझ के 76, 77 बोल रहा हूं। और क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 में हुआ था। ये बात सही है, लेकिन ये लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को। कब लागू हुआ था, 3 जनवरी 1977 को। इसकी बात मैं आगे करूंगा, एक बार के लिए इसको पेंडिंग में रख रहा हूं, आगे चलिए। अखंडता, फिर आता है बंधुता। बंधुता का मतलब होता है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना का विकास। ये 3 शब्द लिखे हुए हैं संविधान की प्रस्तावना में। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, मैंने पूरी प्रस्तावना रखी थी आपके सामने, पूरी की पूरी, दृढ़ संकल्पित होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949, और फिर था तिथि, मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को। आपको दिनांक याद रखनी है, सबको याद है 26 नवंबर 1949। तिथि भी याद रखनी है, तिथि थी उस दिन क्या, मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी, मतलब हिंदी माह में जो तिथि है वो ये थी, और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिनांक थी 26 नवंबर 1949 को।
अपनी इस संविधान सभा को। फिर 3 शब्द लिखे हुए हैं और वो 3 शब्द क्या हैं, कौन कौन से हैं? अंगीकृत, अधिनियमित। आपको दोस्तों इन तीनों शब्दों को न केवल याद रखना है एवं आत्मार्पित, बल्कि इसी सीक्वेंस में याद रखना है। तीनों शब्दों को जो सीक्वेंस में मैं रख रहा हूं, अधिनियमित, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यह प्रस्तावना है आपकी भारतीय संविधान की। अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। इनका अर्थ भी आप याद कर लें, बढ़िया होगा, स्वीकार करना। अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना। क्या करना दोस्तों? लागू करना। और आत्मार्पित का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है? तो आत्मार्पित का मतलब होता है स्वयं को सौंपना। क्या होता है दोस्तों? स्वयं को सौंपना। किसको सौंपना? स्वयं को सौंपना। यह ध्यान देने वाली बात है। तीनों के अर्थ हैं आपके सामने। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, तो जरा ठीक से सुन लीजिए। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, सबको पता है, एक सुर में उत्तर आता है, एक स्वर में 26 नवंबर 1949। बहुत ट्रेडिशनल सा प्रश्न है, काफी लंबे समय से चल रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपसे इसके साथ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया, तो दोस्तों ध्यान देना है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित कब किया गया, तो उस स्थिति में आपका उत्तर होगा दोस्तों 26 नवंबर 1949। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है और अच्छा प्रश्न हो सकता है मेरे अनुसार। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीनों के अर्थ मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये सिंपल सी भारतीय संविधान की प्रस्तावना मैंने आपके सामने रखी है और उसके साथ साथ मैंने एक एक शब्द का अर्थ भी आपको बता दिया है। आप इसे आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब पढ़ने के बाद आप ये ना सोचें कि प्रस्तावना पूरी हो गई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये तो ट्रेलर था साहब, अभी तो पूरी मूवी बाकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। ध्यान देना मेरी बात पे। अब हम जो बात करेंगे, 2-3 प्रकार के प्रश्न और निकलते हैं यहां से। प्रश्न नंबर 1, एक तो प्रस्तावना से संबंधित वाद विवाद कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इस बात को लेकर एक विवाद छिड़ा, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो मामले हैं वो आपके सामने रखने हैं। एक आपको ध्यान देना है कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा। बहुत से व्यक्ति आपके सामने रखूंगा मैं जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा। कोई कहता है प्रस्तावना संविधान का, बहुत से व्यक्ति रखूंगा, कोई प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहेगा, कोई प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहेगा, कोई प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहेगा। तो ये सारी बातें आपके सामने मैं रखूंगा। कोई प्रस्तावना को शोभात्मक आभूषण मात्र कहेगा। तो ये सब चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं 2-4 बातें आपके सामने और रखना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए। वाद विवाद से पहले आपको मैंने अभी बताया प्रस्तावना में 3 शब्द, प्रस्तावना में 3 नए शब्द। कितने नए शब्द? 3 नए शब्द। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, इस प्रश्न को ध्यान से देखना आप। 42वें संविधान, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम कब हुआ? 1976-77। ध्यान देना मेरी बात पे। 1976 में हुआ, 77 में लागू हुआ था। ठीक है, 77 के तहत जोड़े गए। मैं फिर कह रहा हूं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ही हुआ था, लेकिन यह लागू हुआ था 3 जनवरी 1977 को। यह नोट डाउन कर लेना आप कॉपी में। और वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे, तो इनको भी आप क्रम से ध्यान रखना है। पहला शब्द था समाजवाद, क्रम से रखना है जिस प्रकार ये प्रस्तावना में लिखे हुए हैं। दूसरा शब्द था पंथ निरपेक्षता। कौन सा भाई? पंथ निरपेक्षता। और तीसरा शब्द था अखंडता। कौन सा था? अखंडता। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और ये कब जोड़े गए थे? तो दोस्तों ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। और इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। ध्यान देना मेरी बातों पे। अब मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया बात रखने वाला हूं, जरा ठीक से सुनिएगा।
समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अगर आपसे पूछ ले ये तीनों शब्द किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, देखो मैं एक बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूं आपको, सबको पता है, एक एक बच्चा जानता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब एक गजब की बात बता रहा हूं मैं, ये तीनों शब्द किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो ध्यान रखना, आप नोट डाल के लिख रहा हूं और बहुत प्यारी बात है, ये तीनों शब्द सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। कौन सी समिति? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। यह बात आप ध्यान रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। ये गजब की बात बता रहा हूं मैं आपको कि सिफारिश पर जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे तीनों शब्द। और दोस्तों मैं आपको एक गजब की बात बता दूं, न केवल ये तीनों शब्द, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये तीनों शब्द कब जोड़े गए, तो मैंने आपको कहा 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। कहा ना दोस्तों, ध्यान रखना, पूरा का पूरा 42वां संविधान संशोधन ही, द कंप्लीट 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, पूरा का पूरा वो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, गजब की बात बोल रहा हूं मैं। अगर किसी दिन आपसे पूछ ले कि 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ऑफिशियल सी बात है दोस्तों, ये तीन शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए थे, तो आपको सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा कि ये भी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर होंगे। कौन थे सरदार स्वर्ण सिंह? हालांकि एक बात और बताऊं मैं आपको लगे हाथ, सरदार स्वर्ण सिंह जो थे ना, ये इंदिरा गांधी की सरकार में, ध्यान देना, 1975 में जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार में प्रतिरक्षा मंत्री थे ये, मंत्री थे ये सरकार में। कौन से मंत्री थे? प्रतिरक्षा मंत्री। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि पेपर में प्रश्न कहां से आएगा। जितना मैक्सिमम कंटेंट आप इकट्ठा कर सकते हैं उतना रखिए और बार बार रिवीजन करते जाइए, आपके पास एक अच्छा ज्ञान एकत्रित हो जाएगा जो परीक्षा में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इंदिरा गांधी की सरकार में प्रतिरक्षा मंत्री थे। अब मैं चाह रहा हूं कि एक बहुत प्यारी सी बात आपको और बता दूं, जिसको सुनकर के आपको ताज्जुब हो सकता है कि सर ऐसे भी प्रश्न बनते हैं क्या? भाई साहब बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना आप। कैसे? जरा ठीक से सुनना, जरा ठीक से समझना बात को। मैंने कहा कि ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तंत्र के तहत जोड़े गए। याद रखना, अगर प्रश्न पूछ ले कि ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत जोड़े गए, मतलब 42वें संविधान संशोधन की कौन सी धारा थी, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन बहुत लंबा चौड़ा था। और आप ये भी जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, आपको पता है। तो ध्यान रख लेना, धारा 2 के तहत जोड़े गए थे। ये प्रश्न बहुत प्यारा है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 स्वतंत्र की धारा 2 के तहत, स्वतंत्र की धारा 2, पूरी बात लिख देता हूं मैं, स्वतंत्र की धारा 2 की धारा 2 के तहत जोड़े गए। ये लो, धारा 2 के तहत जोड़े गए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रश्न जिस प्रकार से बन रहे हैं, नए नए तरीके इजाद कर रहा है एग्जामिनर बच्चों को अटकाने के। पता नहीं कहां से उठ के प्रश्न आपको दिखेंगे, वहां से कहां से नए नए कंटेंट आपके सामने आएंगे। और फैक्ट के ऊपर आजकल एग्जामिनर का वैसे भी बहुत ज्यादा फोकस है, तो ये भी याद रखना। आपको दोनों बातें बता दी है मैंने, कि 3 एक्स्ट्रा बातें आपको बताई हैं जो आपको आती हैं उसके अलावा, कि एक तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 तंत्र की धारा 2 के तहत जोड़े गए थे ये सब तीनों। एक मैंने बता दिया कि ये तीनों सब किस समिति की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। एक मैंने बता दिया कि सरदार स्वर्ण सिंह कौन थे, तो कांग्रेस की जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 75 में, आपातकाल लगा था उस समय इंदिरा गांधी की सरकार में प्रतिरक्षा मंत्री थे। और एक बात और कह दूं, चलो लगे हाथ, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कुल 12 मेंबर थे। कितने थे? 12। हालांकि ये मैं बताऊंगा आपको मूल कर्तव्यों में 12 के 12 के नाम, पर एक बार मैं एक साथ एक फ्लो में बोल देता हूं उनके नाम, अगर आपको याद रहे तो। सीक्वेंसफुली लिखवाऊंगा आपको मैं मूल कर्तव्य, याद भी करवा दूंगा, ना केवल लिखवाऊंगा बल्कि याद भी करवा दूंगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं आपको बिल्कुल अंगुलियों पे करवा दूंगा, कि मैंने ABCD के सीक्वेंस में इनको करवा दूंगा आपको मैं। कैसे? AR अंतुल्य, काउंट करते जाना, BN त्रिपाठी, CM स्टीफन, DP सिंह, DC गोस्वामी, HR गोखले, रजनी पटेल, SS रे, ध्यान देना भाई, SS रे,
उसके बाद अपन चलते हैं, रजनी पटेल हो गया, एस रे हो गया, और उसके बाद ले लीजिए वीपी साठे, वीएन गॉडगिल और वीपी साठे। कौन सा? वीएन गॉडगिल और वीपी साठे। और एक अपने हो ही गए सरदार स्वर्ण सिंह। ये कुल 12 सदस्य थे। कितने थे? 12 सदस्य थे। कितने थे दोस्तों? 12 सदस्य थे। आपको ध्यान रखना है, कुल 12 सदस्य थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति में। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे। अब मैं बात कर रहा हूं, और एक बात और बता दूं मैं आपको लगे हाथ, कि जो 42वां संविधान संशोधन था, उस 42वें संविधान संशोधन में पूरा का पूरा माइंड मैप जो था, अर्थात प्रश्न पूछ ले किसी दिन, अच्छे लेवल की परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, 42वें संविधान संशोधन के पीछे माइंड मैप किसका था? तो ध्यान रखना दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के पीछे माइंड मैप था एस रे का। सिद्धार्थ शंकर रे नाम था इनका पूरा। क्या नाम था? एस रे, सिद्धार्थ शंकर रे। और ये एस रे पैसे से वकील थे। क्या थे दोस्तों? पैसे से वकील थे। और इस एस रे का था पूरा का पूरा माइंड मैप 42वें संविधान संशोधन के पीछे। आपको लगे हाथ ये बात भी ध्यान में रखनी है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, गला थोड़ा सा तर कर लिया है मैंने। चलिए बात करते हैं इसके आगे। अपन 3 शब्द अपन ने जोड़ दिए हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात और बताने जा रहा हूं, जिसको भी आपको ध्यान से सुनना है। क्या बताने जा रहा हूं? जरा ठीक से गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। बहुत प्यारा प्रश्न बोल रहा हूं। मैंने एक शब्द लिखा, कौन सा? पंथ निरपेक्षता। कौन सा दोस्तों? पंथ निरपेक्षता। अरे कौन सा दोस्तों? पंथ निरपेक्षता। ध्यान दीजिएगा, कौन सा? पंथ निरपेक्षता। मैं आपको बता दूं कि आपने ये पढ़ा है कि पंथ निरपेक्षता जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। लेकिन दोस्तों, संविधान सभा में एक व्यक्ति थे जिन्होंने पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने की सिफारिश की थी। और वो कौन थे? कौन थे दोस्तों? तो उनका नाम था, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, ध्यान दीजिएगा, उनका नाम था ब्रजेश्वर प्रसाद। ये बहुत अच्छा प्रश्न मैं बोल रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। अगर किसी दिन आपसे प्रश्न पूछ ले, पूछेगा पक्का, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बच्चा ये तो पढ़ लेता है कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता चलता कि 42वें संविधान संशोधन के तहत तो जोड़ा गया था, लेकिन संविधान सभा में भी इस शब्द के ऊपर चर्चा हुई थी। और चर्चा क्या हुई थी? जरा ध्यान देना। संविधान सभा में एक व्यक्ति थे, संविधान सभा में ब्रजेश्वर प्रसाद। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं। का ब्रजेश्वर प्रसाद ने उद्देशिका में, प्रस्तावना बोल दूं, उद्देशिका एक ही बात है, उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने की बात कही थी। पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने की बात शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। ध्यान देना भाई, संविधान सभा में एक मेंबर हुआ करते थे जिनका नाम था दोस्तों ब्रजेश्वर प्रसाद। क्या नाम था? ब्रजेश्वर प्रसाद। इन ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने संविधान सभा में ही प्रस्ताव रख दिया था कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा जाए, लेकिन इनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, नहीं किया गया। और फिर यह शब्द कब जोड़ा गया? तो यह शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत। मैं आपको लगे हाथ एक प्यारी सी बात और बता रहा हूं। एक सदस्य थे दुर्गादास बसु, एक व्यक्ति है दुर्गादास बसु। ध्यान देना, आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, जोड़ा गया।
जोड़ा गया था। ध्यान देना, कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था दोस्तों। कौन सा शब्द के तहत जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्षता शब्द। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा क्यों बता रहा हूं, तो उसका रीजन है पंथ निरपेक्षता शब्द। और रीजन क्या है दोस्तों? तो रीजन ये है कि जो ये पंथ निरपेक्षता शब्द जो है ना, इसको जोड़ने के बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दुर्गा दास बसु। इसको आप जरूर ध्यान रखना भाई, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। दुर्गा दास बसु ने कहा था, क्या कहा था? क्या कहा था? ध्यान देना कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने से नुकसान हुआ है। क्या गजब की बात मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे। दुर्गा दास बसु ने यह कहा था कि जो पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है, उस पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ने से फायदे की जगह नुकसान हुआ है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है कि किसने यह कहा था कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने से नुकसान हुआ है, क्षति हुई है। तो ध्यान रखना, यह क्षति हुई है, यह बात कही थी दुर्गादास बसु ने। कहा था कि पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने से, पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने से क्षति हुई है, क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी साहब दुर्गादास बसु ने। और चलो मैं एक बात और बताऊं आपको, हालांकि इतना लेवल मुझे नहीं लगता आरएसएस एग्जाम्स में तो बनेगा ही, वहां तो लेवल ही चलेगा और क्या चलेगा। किस संविधान संशोधन के तहत ये जो पंथ निरपेक्षता शब्द है ना, इसको परिभाषित करने का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन फिर यह जो प्रस्ताव था वो राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था, लोकसभा से तो पारित भी हो गया था। तो 45वां संविधान संशोधन था। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 366, जिसमें कुछ शब्दावलियां परिभाषित है, जैसे आपने सुना होगा आंग्ल भारतीय, ऐसी शब्दावलियां 366(2) में है आंग्ल भारतीय शब्द, जो 366 में परिभाषाएं दी गई हैं। तो इस 366 के अंदर पंथ निरपेक्षता शब्द को भी परिभाषित करने का प्रस्ताव रखा गया था 45वें संविधान संशोधन के तहत। लेकिन 45वें संविधान संशोधन के तहत ये जो प्रस्ताव रखा पंथ निरपेक्षता शब्द को परिभाषित करने का, ये लोकसभा से तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा से यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। इस कारण से पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। ध्यान रहे, पूछ सकता है क्या पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है? जी नहीं, पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित करने का प्रयास किया गया था 45वें संविधान संशोधन के तहत, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। लोकसभा से हुआ था, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया। दोस्तों आपको ये बात भी याद रखनी है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे। ये बहुत सिंपल सी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं दो बातें और रख रहा हूं आपके सामने, लगे हाथ। ये दोनों बातें जो हैं ये बहुत सिंपल सी हैं, और कई बार यहां से अच्छे क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं, और ये बच्चों को कंफ्यूज भी बहुत करती हैं। कंफ्यूज कैसे करती हैं, जरा ठीक से सुनना। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, आज तक आपने पढ़ा होगा और किताबों में बहुत गति के साथ इनको लिखा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से, तो हम पढ़ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना का विचार या प्रस्तावना का आदर्श कहां से, तो बोले अमेरिका से। दोस्तों आपको ऐसा उत्तर नहीं देना है। तो बोले गुरुजी कैसा देना है, तो इस बात को आप उल्टा कर लीजिए। ध्यान देना मेरी बात पे, प्रस्तावना की जो भाषा है, ये ट्रेंड जो चला आ रहा है इसको आप बदल लेना। तो ध्यान देना, प्रस्तावना की भाषा अमेरिका से है दोस्तों। प्रस्तावना की भाषा कहां से है, तो ध्यान देना, प्रस्तावना की भाषा अमेरिका से ली गई है दोस्तों। कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और देख लीजिए ना, पहला वाक्य ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य, हम भारत के लोग अमेरिका से, तो ये भाषा ही तो है। और क्या है, वी द पीपल ऑफ अमेरिका एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये अमेरिका से अपनाया है भारत ने। बस वहां लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ अमेरिका, यहां लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। बात को समझना। तो ध्यान देना दोस्तों, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से नहीं है बल्कि अमेरिका से है। और अगर आपसे प्रश्न पूछ ले प्रस्तावना का विचार या आदर्श, प्रस्तावना का विचार या आदर्श, तो ध्यान देना दोस्तों, प्रस्तावना का विचार या आदर्श जो है वो लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। ये बात भी आपको लगे हाथ समेट लेनी है, बहुत सिंपल सी बात है।
अब मैं आपके सामने कुछ बातें और रख रहा हूं। भारतीय संविधान सभा के कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने प्रस्तावना में कुछ नए शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि उनके प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन प्रश्न बन सकता है कि ये जो शब्द जोड़ने के प्रस्ताव रखे गए थे किस किसने रखे, कौन कौन से प्रस्ताव रखे। और मैं चाह रहा हूं कि लगे हाथ आप इनको देख लें। तो कुछ शब्दावलियां जोड़ने का प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में जब बहस चल रही थी, तो उस दौरान संविधान सभा के कुछ मेंबर थे जिन्होंने अपने अलग अलग मत रखे थे। किसी ने कहा ये शब्द जोड़िए, किसी ने कहा ये शब्द जोड़िए, हालांकि उन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया गया। तो कौन कौन से प्रस्ताव थे, जरा ध्यान से ध्यान देना, सुनना। सिब्बल लाल सक्सेना ने, किसने भाई, सिब्बल लाल सक्सेना ने, यह प्रश्न बहुत अच्छा है, ध्यान रख लेना, ने प्रस्तावना में गांधी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। ध्यान देना, कौन सा शब्द, गांधी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। गांधी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, मैं एक साथ ही बोल दूंगा, 3-4 प्रस्ताव रखे गए थे, तीनों चारों को ही स्वीकार नहीं किया गया। प्रश्न आ जाए, सिब्बल लाल सक्सेना ने रखा था गांधी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव, की प्रस्तावना में गांधी शब्द जोड़ो, स्वीकार नहीं किया गया। चलिए आगे। और जैसा कि मैं संविधान सभा में आपको बता ही चुका हूं कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और मैं आपको एक बात और बोल दूं दोस्तों, महात्मा गांधी नहीं, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों ही व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ध्यान रखना आप, जयप्रकाश नारायण, तेज बहादुर सप्रू और महात्मा गांधी, ये तीनों के तीनों व्यक्ति भारत की जो संविधान सभा थी, इस भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दोस्तों मित्रों, आपको यह बात भी याद रखनी है। आगे चल रहा हूं। एचवी कामत, पूरा नाम था हरि विष्णु कामत, कोई जरूरत नहीं है पूरा नाम याद रखने की। कामत ने कौन सा, ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। ध्यान देना भाई, ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। कौन सा शब्द, ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। और अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सुन के बड़ा ताज्जुब आपको हो सकता है। एचवी कामत साहब ने जो ये ईश्वर शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, इस प्रस्ताव पर तो संविधान सभा में वोटिंग हुई थी। एचवी कामत ने कहा कि ईश्वर शब्द जोड़िए प्रस्तावना में, और जब स्वीकार नहीं कर रहे थे तो बोले वोटिंग करवाई जाए कि कितने लोग इसको जोड़ने के पक्ष में हैं और कितने लोग इसको जोड़ने के पक्ष में नहीं है। और आपको सुनकर ताज्जुब हो सकता है कि संविधान सभा में इस प्रस्ताव के ऊपर वोटिंग हुई और वोटिंग में प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया, प्रस्ताव गिर गया, मतलब अपेक्षित बहुमत नहीं मिल पाया इस प्रस्ताव को। और जब संविधान सभा में इस प्रस्ताव को अपेक्षित बहुमत नहीं मिला, यह प्रस्ताव गिर गया, पारित नहीं हो पाया, तो एचवी कामत ने एक बात बोली कि यह भारत की संविधान सभा के लिए काला दिन है। ध्यान से सुनना, एचवी कामत ने यह तक कह दिया कि यह भारतीय संविधान सभा के इतिहास का काला दिन है, जिस दिन यह प्रस्ताव गिर गया था, पारित नहीं हुआ था, कि यह भारत की संविधान सभा के लिए काला दिन है कि हमने ईश्वर की सत्ता को नकार दिया है। क्या कहा कि यह भारत की संविधान सभा के लिए काला दिन है क्योंकि हमने ईश्वर की सत्ता को नकार दिया है। बोले ऐसा कहा साहब, किसने, एचवी कामत साहब ने। किसने कहा, एचवी कामत साहब ने। सुनकर बड़ा ताज्जुब हो सकता है, बड़ा आश्चर्य हो सकता है, ऐसे ऐसे प्रस्ताव भी भारत की संविधान सभा में रखे गए थे। चलिए आगे। एक व्यक्ति थे रोहिणी कुमार चौधरी। कौन थे भाई, रोहिणी कुमार चौधरी। ध्यान देना, रोहिणी कुमार चौधरी, इन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं, देवी शब्द जोड़ा जाए प्रस्तावना में। क्या जोड़ा जाए, देवी शब्द जोड़ा जाए। रोहिणी कुमार चौधरी ने देवी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा। कौन सा शब्द, देवी शब्द जोड़ने का प्रस्ताव रखा, जोड़ने का प्रस्ताव रखा। और आपको पता ही है दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तीनों ही प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए और तीनों को ही नहीं जोड़ा गया। ये प्रस्ताव रखे गए थे कि ऐसे ऐसे प्रस्ताव जोड़े जाएं प्रस्तावना में, लेकिन तीनों ही प्रस्ताव नहीं जोड़े गए, तीनों ही प्रस्ताव पारित नहीं हो पाए और तीनों ही बातें नहीं जोड़ी गई। और एक मैंने पहले ही बता दिया कि उद्देशिका में, या प्रस्तावना बोल दूं एक ही बात है,
पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है साहब कि पंथ निरपेक्षता जोड़ने का प्रस्ताव मूल संविधान में जो संविधान सभा में किसने रखा था? तो वो रखा था ब्रजेश्वर प्रसाद ने। और ये भी आपको पता है कि ये भी पारित नहीं हो पाया था। और दुर्गादास बसु की एक आलोचना मैंने बताई दी है आपको पंथ निरपेक्षता पे। ये कुछ प्रस्ताव थे जो प्रस्तावना में जोड़ने के लिए रखे गए थे, लेकिन इन तीनों ही प्रस्तावों को दोस्तों आपको पता होना चाहिए स्वीकार नहीं किया गया था, प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। ये हो गई है कुछ बातें अपनी कि प्रस्तावना जो है वो क्या है, कैसी है, उसका स्वरूप आपने देख लिया है। अब मैं जो जिक्र करने वाला हूं प्रस्तावना के ऊपर, तो प्रस्तावना के ऊपर मैं जिक्र शुरू करूं उसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं। संविधान सभा ने उद्देशिका को कब स्वीकार किया था? मैं एक बहुत गजब का प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। अक्सर इसकी चर्चा बहुत कम होती है किताबों में भी। ध्यान देना, हम ये तो पढ़ लेते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बेरूबाड़ी संघ मामले में कहा था। प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, केशवानंद भारती के मामले में कहा था। ये मामले तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर किसी दिन ये प्रश्न आ गया ना कि प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो प्रस्तावना को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 17 अक्टूबर 1949 को ही स्वीकार कर लिया गया था। दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। बड़ी गजब की बात बोल रहा हूं मैं, बहुत सुंदर बात बोल रहा हूं, बहुत अच्छा प्रश्न बोल रहा हूं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के एंगल से, परीक्षा के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 17 अक्टूबर 1949 को ही प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था। प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था संविधान सभा ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। यह बात आपको याद रखनी है। प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। 17 अक्टूबर 1949 को ही प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूं, अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा में सभा में 17 अक्टूबर 1949 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष संविधान सभा के और वक्ता संविधान सभा के, अध्यक्ष ही नहीं वक्ता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उद्देशिका बोल दूं प्रस्तावना बोल दूं एक ही बात है, ने उद्देशिका को या प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया था। प्रस्तावना को सीधे ही लिख देता हूं मैं एक ही लाइन में, प्रस्तावना को संविधान के अंग के रूप में, या मैं कहूं संविधान का अंग मान लिया था, या मैं कहूं संविधान के अंग के रूप में, संविधान के अंग के रूप में स्वीकार कर लिया था। ये लो साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि संविधान सभा द्वारा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तावना को या उद्देशिका को संविधान के अंग के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 17 अक्टूबर 1949 को ही स्वीकार कर लिया गया था। यह बात बहुत विशेष है, ध्यान रख लेना। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 17 अक्टूबर 1949 को ही यह बात कह दी थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन आगे चल करके इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी। कई सुप्रीम कोर्ट के मामले में इस बहस को लेकर के आपको बताने वाला हूं। बेरूबाड़ी संघ मामला, फिर बेरूबाड़ी, सबसे पहले तो चलो AK गोपालन का मामला आएगा, फिर बेरूबाड़ी का मामला आएगा, फिर सज्जन सिंह का मामला आएगा, फिर गोलकनाथ का मामला आएगा, फिर केशवानंद भारती का मामला आएगा, फिर SR बॉम्बे का मामला आएगा। कई सारे मामले मैं आपके सामने रखने वाला हूं इस कड़ी में कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई बार चैलेंज किया गया, कई बार पूछा गया और सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग मामलों में अलग अलग जजमेंट आया। दोस्तों उन सुप्रीम कोर्ट के मामलों की और उन जजमेंट की चर्चा भी मैं आपके सामने करूंगा। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या व्याख्या की। इतना दोस्तों आपको जान लेना है और उसके बाद एक लास्ट प्रस्तावना का जो चैप्टर है उसको खत्म करेंगे हम कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा। तो दो प्रकार के प्रश्न और बचे हैं प्रस्तावना में। एक तो बचा है कि प्रस्तावना को लेकर जो वाद विवाद है वो कि किस मामले में क्या कहा, और एक बचा हुआ है कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा। कोई कहता है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, कोई कहता है कुंजी है। ये सारी बातें हम करेंगे
अगले सेशन में, इस सेशन में दोस्तों मैं इतना ही ले रहा हूं, क्योंकि एक बात क्लियर है, इस सेशन में ये खत्म होने वाला नहीं है। कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो 1 घंटे का एक सेशन तो अपने को और चाहिए ही चाहिए। प्रस्तावना के चैप्टर को अच्छे तरीके से, गहराई से समझने के लिए अगर मैं कहूं तो 1 घंटे का एक सेशन मुझे कम से कम और चाहिए। और मैं पहले ही कह चुका हूं, बॉटम टू टॉप, A to Z बात करना चाहता हूं, जीरो से डेप्थ तक बात करना चाहता हूं। ध्यान से सुन लेना आप, मैं बिल्कुल फॉर्मेलिटी करने के पक्ष में नहीं हूं। एक ही बार, एक ही साथ अपन इसको जीरो से डेप्थ तक पढ़ लेंगे। इसलिए मैं एक सेशन और लेके आना चाहता हूं अलग से प्रस्तावना पर, और उस सेशन में साथियों, मित्रों, हम प्रस्तावना को खत्म कर देंगे। फिर अगला चैप्टर अपन लेके आएंगे मूल अधिकार, या मैं कहूं मौलिक अधिकार। तब तक के लिए आप इस सेशन का आनंद लीजिए, लुत्फ उठाइए। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन निश्चित रूप से समझ में आएंगे, और आपको संविधान की अप्रोच जो आपकी है, उस अप्रोच को अच्छा करने में और संविधान को समझने में ये सेशन आपकी अच्छी खासी मदद करेंगे। इसी आशा और शुभकामना के साथ अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।